हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स। एंड अभी तक हमने इस कोर्स में अपना यूनिट नंबर 1 ख़त्म कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या रोल्स होते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर के, क्या उसको स्किल रिक्वायर्ड होती हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या होते हैं, उसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। एंड फिर हमने पढ़ा उसमें प्रोग्राम मैनेजमेंट के मेथडोलॉजीज़ या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मेथडोलॉजी, जिसमें हमने 2 मेथडोलॉजीज़ पढ़े थे, एजाइल और वाटरफॉल। और फिर हमने उसका लास्ट टॉपिक कवर किया था अपने लास्ट लेक्चर में, जो कि था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है व्हेन यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 2, दैट इज स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, दैट इज प्रोजेक्ट इनिशिएशन। अगर आपको याद हो तो यूनिट नंबर 1 में हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, जिसके 5 पार्ट थे। एंड ये उसी का ही सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी कि ऑल्सो हम बोल सकते हैं कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है प्रोजेक्ट इनिशिएशन, जो कि पहला स्टेप भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस यूनिट में हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस यूनिट का कंटेंट है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट इनिशिएशन, कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन का क्या इनिशिएशन होता है, प्रोजेक्ट चार्टर्स, ये हम देखेंगे इस यूनिट में आ गई, स्टेक होल्डर एनालिसिस एंड यूजिंग आर ACI चार्ट्स। स्टेक होल्डर्स हमने पिछली भी यूनिट में कवर किया, मैंने काफ़ी बार बताया भी है स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, बट फिर से हम इस यूनिट में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, उनको एनालाइज कैसे करना होता है, और हम इस यूनिट में ये भी सीखेंगे कि आर ACI चार्ट्स क्या होते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट विल बी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, जो कि मैं खुद काफ़ी बार यूज़ करता हूँ। एंड आई वुड टेल ऑल द टूल्स कि क्या क्या यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में, क्या क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स यूज़ होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट इनिशिएशन। तो सबसे पहले जब भी हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इस बार भी उसी से स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट इनिशिएशन इज द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल विच इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट्स पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड स्टेक होल्डर्स. It is a critical phase that sets the foundation for the entire project and establishes the project's viability, feasibility and relevance. मतलब कि जैसा कि आपको याद होगा कि हमने यूनिट नंबर 1 में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, तो ये उसी का ही सबसे पहला पार्ट होता है। तो वही लिखा है इसमें, प्रोजेक्ट इनिशिएशन इज द फर्स्ट फेज, पहला स्टेप होता है प्रोजेक्ट साइकिल का, जो कि डिफाइन करता है प्रोजेक्ट का पर्पस, कि प्रोजेक्ट का क्या पर्पस है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे और उसका क्या स्कोप होगा, कि आगे फ्यूचर में क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे, उसके क्या स्कोप रहेगा, और डिफाइन करता है कि कौन कौन उसमें स्टेक होल्डर्स रहेंगे। अगर आपको याद नहीं है, मैं फिर से स्टेक होल्डर्स रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। वो जो भी लोग जिनका इस प्रोजेक्ट की वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, या जो भी इस प्रोजेक्ट के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो सभी लोग स्टेक होल्डर्स होंगे इस प्रोजेक्ट में या फिर इस प्रोजेक्ट इनिशिएशन स्टेप में। इट इज़ क्रिटिकल फेज दैट सेट्स द फाउंडेशन फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट। ये इसलिए क्रूशियल है क्योंकि ये सब चीज़ें डिफाइन कर रहा है। ठीक है, हमारे पास डॉक्यूमेंट, इस स्टेप के बाद हमारे पास सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होंगी। हमारा प्रोजेक्ट का क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है, कौन लोग उसके स्टेक होल्डर्स होंगे या कौन लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, किनका शेयर होगा, या कौन किस किस की क्या होल्डिंग्स होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो सब हम इसी फेज़ में डिफाइन करते हैं। इसलिए ये फाउंडेशन सेट करता है, मतलब ये जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी नींव बिछाता है। जब हम कोई घर शुरू करने जाते हैं तो हम उसकी नींव बिछाते हैं, तो यही प्रोजेक्ट इनिशिएशन है, ये उस घर की एक नींव बिछाता है, जिसमें ये बताता है कि प्रोजेक्ट क्या होगा, कैसा होगा, और क्या क्या चीज़ें होंगी, प्रोजेक्ट्स वायबिलिटी कितना फीजेबल है, और कितना रेलेवेंस होगी उसकी प्रोजेक्ट की इन द कंपनीज पर्सपेक्टिव, की कंपनी के पर्सपेक्टिव में उसकी क्या क्या चीज़ें मैटर करेंगी इन द लॉन्ग टर्म गोल्स। तो चलिए देखते हैं कि आगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनिशिएशन स्टेप्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट होता है, इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 स्टेप में हमने इसको डिवाइड किया प्रोजेक्ट इनिशिएशन को। सबसे पहला है डेवलप अ बिजनेस केस।
ठीक है। एक बिजनेस केस होता है वो हम डेवलप करते हैं, ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, रन अ फीजिबिलिटी टेस्ट। फीजिबिलिटी टेस्ट मतलब कि हम देखते हैं कि वो कितना फीजिबल है, ठीक है। थर्ड होता है राइट अ प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर इस चैप्टर में मतलब यूनिट नंबर 2 में एक स्पेसिफिक टॉपिक भी है जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे एंड इसमें भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोर्थ आ जाता है आइडेंटिफाई की स्टेक होल्डर्स। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं हम वो इसी प्रोजेक्ट इनिशिएशन स्टेप्स में वेरीफाई करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था इस यूनिट के स्टार्ट में ही। फिफ्थ है बिल्ड अ टीम एंड रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज। मतलब कि हम इसमें टीम बनाएंगे अपनी, उनको जो भी रिसोर्सेज चाहिए उन सबको ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हमें फ्यूचर में कोई रिसोर्सेज को लेकर के या टीम को लेकर के कोई भी दिक्कतें ना आए। एंड द सिक्स स्टेप इज मेक इम्प्रूवमेंट और चेंजेस एज नीडेड या फिर रिव्यूइंग। मतलब कि लास्ट स्टेप में जब भी हमने ये पांचों स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं उसके बाद सिक्स स्टेप हमारा होगा कि जो भी उसमें हमारे हम रिव्यू करें पूरे के पूरे अपने 5 के 5 स्टेप्स और देखें कि अगर कहीं चेंज रिक्वायर्ड है या नहीं है, या कहीं इम्प्रूवमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट के सक्सेस के चांसेस हैं या जो हमारी नींव है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे और हमें फ्यूचर में आकर के वापस से हमारे प्रोजेक्ट इनिशिएशन स्टेप पर ना आना पड़े। तो चलिए एक एक करके हम इस 6 के 6 स्टेप्स डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट में अपने प्रोजेक्ट इनिशिएशन के स्टेप्स में। तो देखते हैं सबसे पहला डेवलप अ बिजनेस केस। तो बिजनेस केस क्या होता है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स हाउ प्रोजेक्ट्स गोल्स आर असाइंड विद द कंपनीज लॉन्ग टर्म प्लान्स। मतलब कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं राइट, तो हम उस प्रोजेक्ट में ये देखते हैं कि वो कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल से कैसे अलाइंड है, ठीक है। जब हम किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हम शॉर्ट टर्म गोल्स को बहुत ज़्यादा कम देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं वो कंपनी की इंटरनल वर्किंग के लिए हो सकते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म गोल्स की तो वो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो ये जो बिजनेस केस होता है या डेवलपिंग अ बिजनेस केस स्टेप में हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो कि प्रोजेक्ट के गोल, जो भी हमारा प्रोजेक्ट का आउटकम है या जो गोल्स हैं उनको मैच करते हैं हम कि कंपनी के हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ कैसे अलाइन हो रहा है वो, मतलब कैसे लॉन्ग टर्म प्लान्स को वो बेनिफिट कर सकता है कंपनी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन वाई शुड द कंपनी स्पेंड इट्स टेक्निकल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। कंपनी को क्यों अपने टेक्निकल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स को क्यों इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च करना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करेंगे कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान्स की राइट, तो कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान्स की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म प्लान्स में कंपनी को ऑब्वियसली अपनी टेक्निकल टीम या R&D टीम लगानी पड़ेगी, फाइनेंसेस लगाने पड़ेंगे बिल्कुल, और ह्यूमन रिसोर्स भी ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को वो क्यों स्पेंड करें, क्यों खर्च करें, उसको भी हम इस बिजनेस केस में एक्सप्लेन करते हैं। टॉक्स ओनली अबाउट द बिजनेस एस्पेक्ट्स। ये बात नहीं करता कि हमारा प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, क्या चीज़ें क्या होंगी, बस ये बात करता है कि बिजनेस एस्पेक्ट कि हमारा उसमें फ्यूचर में क्या प्रॉफिट आ सकता है इससे, ठीक है। तो बिजनेस एस्पेक्ट के ही बारे में बात करता है ये वाला डॉक्यूमेंट। आंसर द कंसर्न रिलेटेड टू पॉसिबल फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिलेटेड रिस्क। मतलब कि अभी मैंने बताया कि ये जो बिजनेस केस होता है ये बात करता है सिर्फ बिजनेस एस्पेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो मतलब कि ये वो सारे सवालों का जवाब देता है जो कि फाइनेंसेस से जुड़े होते हैं या फिर बिजनेस रिलेटेड रिस्क से जुड़े होते हैं, तो उन्हीं सब का ये आंसर करता है। तो इसी के साथ बिजनेस केस हमारा ख़त्म होता है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है कंडक्टिंग अ फिजिबिलिटी टेस्ट। जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं कि कोई चीज़ फिजिबल है या नहीं है, उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम एक मतलब इमेज ली हुई है, उसमें क्या है कि मतलब कि एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, हमने उनको अलग अलग तरीक़ों से रखा हुआ है, ठीक है। अब फिजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के ऊपर क्या मैं एक और रेक्टेंगल रख सकता हूँ? ऑब्वियसली नहीं रख सकता, क्योंकि वो डिसबैलेंस हो जाएगा, वो गिर सकता है एंड वो बाकी हमारे प्रोजेक्ट को भी हैम्पर कर सकता है अगर इसको मैं एक प्रोजेक्ट मान रहा हूँ तो। मतलब कि कंडक्टिंग अ फिजिबिलिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी या फिर वो प्रोजेक्ट कितना फिजिबल है या कंडक्टेबल है कि नहीं है उसको टेस्ट करते हैं। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी भी। अ डिटेल्ड एनालिसिस
that considers all of the critical aspects of a proposed project in order to determine the likelihood of it succeeding. मतलब कि वो बताता है कि ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है ये आगे सक्सीड होगा कि नहीं होगा, ये फिजिबल है कि नहीं है, इसके सक्सेस के चांसेस हैं कि नहीं है. एंड इसमें हम ये भी डिसाइड करते हैं द वेदर द प्रोजेक्ट इज़ वर्थ इट और नॉट. ठीक है, कि ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया, मान लीजिए हमने कोई अपने प्लेइंग कार्ड्स लिए, ठीक है, उससे हमने एक कैसल बनाया, ठीक है. अब जैसे ही हवा चलेगी ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा कैसल एकदम से टूट जाएगा, ठीक है. तो उसकी जो फिजिबिलिटी है वो बहुत कम है, उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो हम ऐसे प्रोजेक्ट को क्यों ही स्टार्ट करें जिसके फेल होने के चांसेस पहले से ही हमें पता है कि बहुत ज़्यादा हाई हैं. तो हम ऐसी प्रोजेक्ट को लुक इनटू करेंगे, इसीलिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम फिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं है और कंपनी के रिसोर्सेस वेस्ट ना हो किसी भी तरीके से. नेक्स्ट अपना स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रोजेक्ट चार्टर. ठीक है, प्रोजेक्ट चार्टर वैसे तो इस यूनिट में हम आगे भी पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, लेकिन फॉर नाउ अगर हम डेफिनेशन के ऊपर सिर्फ फोकस करें, एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स हाउ प्रोजेक्ट्स गोल्स आर इंक्लाइंड विद द कंपनीज लॉन्ग टर्म प्लान. ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि बताता है कि जो हमारा वो है प्रोजेक्ट है वो कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ कैसे अलाइंड है. ये सिर्फ जैसे हमने उसमें पढ़ा था बिजनेस केस में, वो सिर्फ बिजनेस एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है, बल्कि हमारा जो प्रोजेक्ट चार्टर होता है ये हर तरीके की चीज़ों को इंक्लूड करता है. नो मैटर वो बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं, वो रिसोर्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, या फिर हमारे टीम रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, या किसी भी तरीके के एसेट्स हैं, वो उन सब को कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करता है हमारे प्रोजेक्ट गोल्स के साथ. तो इतना ही अभी प्रोजेक्ट चार्टर्स के बारे में. इसके बारे में और ब्रीफ में हम इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट चार्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, अगर मैं आपको अभी के लिए बताऊं कि प्रोजेक्ट चार्टर में चार्टर जो होता है, जैसे आपने सुना भी होगा कई बार, चार्टर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि परमिशन देता है एक तरीके से. अगर हम लेमैन डेफिनेशन पे जाएं तो वो परमिशन देता है, तो प्रोजेक्ट की परमिशन लेने वाला की एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है. और इवन प्रोजेक्ट चार्टर को हम अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी प्रेजेंट करते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, कि हमने अपने पूरे प्रोजेक्ट की क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या हमें रिक्वायर्ड रहेगा उस प्रोजेक्ट में, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड करके और ये हायर अथॉरिटीज़ को हम प्रेजेंट करते हैं ताकि उनसे हमें परमिशन मिल सके कि हाँ इस प्रोजेक्ट को हम आगे लेकर के जाएँ कि नहीं लेकर के जाएँ. ठीक है, तो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं आप अपने आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स. अ वेरी 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 क्रूशियल स्टेप. इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं स्टेक होल्डर की, फिर देखते हैं कि हम स्टेक होल्डर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, मेकिंग श्योर एवरीवन हु इज ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड participates in the project initiation phase helps keep informed about the value and outputs of the project. तो ठीक है, तो आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे ये एक डायग्राम मैंने लिया हुआ है. ठीक है, स्टेक होल्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, सॉरी, कि डायरेक्टर्स हो सकते हैं, हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो सब. शेयर होल्डर्स हो सकते हैं. ठीक है, पब्लिक हो सकती है, पब्लिक इन द सेंस कि जिसको हम प्रोडक्ट अपना डिलीवर करेंगे या जिसको हम प्रोजेक्ट अपना डिलीवर करेंगे, एट द एंड वो भी तो इम्पैक्ट हो रहे हैं ना हमारे प्रोजेक्ट से. तो जो भी उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है वो सब हमारे स्टेक होल्डर्स हैं. एम्प्लॉयज़, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ तो जो काम कर रहे हैं वो भी, लेंडर्स जो कि मतलब हमें पैसे दे रहे हैं या लेंड कर रहे हैं कुछ भी रिसोर्सेज वगैरह, सप्लायर्स जो कि हमें रिसोर्सेज सप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर्स हमारे, ऑब्वियसली जो भी हमारे कस्टमर्स होंगे जिनको हम सर्व कर रहे हैं वो सब ऑब्वियसली हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे. एंड गवर्नमेंट, इफ़ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इज़ इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि मान लीजिए हम किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के किसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी हमारे उस प्रोजेक्ट में डायरेक्टली या हम बोले इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसका पार्टिसिपेशन है, तो वो भी एक स्टेक होल्डर में काउंट होगी. तो इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं प्रोजेक्ट इनिशिएशन के, कि हम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी अलग अलग कैटेगरीज हैं स्टेक होल्डर्स की, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें जॉट डाउन कर लेते हैं, अपने पास लिख करके रख लेते हैं कि किस स्टेक होल्डर को हमें क्या क्या इन्फॉर्म रखना है, और ताकि हमें जिस स्टेक होल्डर को जो जो चीज़ें भी इन्फॉर्म करनी है
उनको हम कॉन्टीन्यूअसली लूप में रखें और उन्हें लगातार बताते रहें। यहाँ लिखा भी है कीप देम इन्फॉर्म्ड अबाउट द वैल्यू एंड आउटपुट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब कि डायरेक्टर्स को, जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट कंटिन्यूएशन में रखना है, ठीक है, तो आपको उनको लगातार बताते रहना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट कि हमारे कंपनी के फ्यूचर गोल्स के साथ साथ हमारी इस प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू है। अपने स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप आपको आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर स्टेप भी समझ में आया होगा कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन का ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि है टीम बिल्डिंग। बिल्डिंग अ टीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम बोलते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को ना एक गुड टीम लीडर के साथ साथ एक गुड टीम प्लेयर भी होना बहुत ज़रूरी है। एंड गुड टीम प्लेयर होने के लिए एक टीम को बहुत अच्छा होना चाहिए, टीम की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छे से अपनी टीम को मैनेज कर पाए, उनकी बातें समझ पाए और इमोशनली इंटेलिजेंट होकर के उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर पाए। तो टीम बिल्डिंग देख लेते हैं डेफिनेशन। असेंबलिंग अ वर्किंग प्रोजेक्ट टीम एंड assigning them roles and responsibilities is vital part of project initiation step। जैसे कि मैंने अभी बोला कि बिल्डिंग अ टीम तो सबसे बेसिक स्टेप हो गया, ठीक है, कि कोई भी हमें प्रोजेक्ट बनाना तो जो भी हमें टीम चाहिए हम उस टीम के लोगों को रिक्रूट करें अपने उसमें प्रोजेक्ट में, मतलब कि हम उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर लें, नो मैटर वो किसी भी फील्ड से हैं, फील्ड से इन द सेंस कि किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, वो जिस डिपार्टमेंट के स्टाफ की हमें ज़रूरत होगी हम उसको अकॉर्डिंगली अपनी टीम में लेंगे और उनसे एक टीम बॉन्डिंग की तरह हम उनसे जो भी काम होगा वो साथ में मिल करके करेंगे। उनकी प्रॉब्लम्स को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब भी हम टीम बिल्डिंग की बात कर रहे होते हैं। आपको ऐसे लोग लेने पड़ेंगे जो कि इमोशनली भी इंटेलिजेंट हो, ना कि जो सिर्फ काम में अच्छे हों, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी टीम बिल्डिंग का, बिल्डिंग स्टेप का, जो कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन के अंदर ही आता है। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज, दैट इज़ रिव्यूइंग। ये सबसे ज़्यादा क्रूशल स्टेप है हमारे प्रोजेक्ट इनिशिएशन स्टेप का, ठीक है। तो बिफोर फाइनलाइजिंग द प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट, changes or improvements may be done to further reinforce the need for the project to be executed and the resources needed for it to be successfully implemented। यानी कि इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट को पूरा फाइनलाइज कर लें, उसके इनिशिएशन को फाइनलाइज कर लें, उससे पहले हम ये देख लें कि वो प्रोजेक्ट सही है, हमारी कंपनी के लिए हर एक चेंजेस के हिसाब से अलाइन हो रहा है, वो जो भी हम चाहते हैं उससे वो सब चीज़ें वो डिलीवर कर रहा है, कोई इसमें इम्प्रूवमेंट्स तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो हम उसमें नहीं चाहते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम उसमें से हटा देंगे और जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी उसमें से उनको रखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब रिव्यूइंग क्यों इम्पॉर्टेंट है कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जब आप प्रोजेक्ट को रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो रिव्यूइंग के जस्ट बाद आपको अपने जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो हायर अथॉरिटीज़ को प्रेजेंट करना है तो एवरीथिंग नीड्स टू बी परफेक्ट। तो नो मैटर हाउ मच टाइम यू हैव डिवोटेड टू द प्रोजेक्ट, अगर उसमें कोई भी एक छोटी सी भी गलती हुई जिसकी वजह से हायर अथॉरिटीज़ को लगा कि नहीं ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होना चाहिए, देन एवरी एफर्ट विच यू हैव मेड टिल नाउ दैट विल गो इन टू वेन। मतलब कि आपकी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जैसे हम एग्ज़ाम में जाते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम में जा कर के जब हम एग्ज़ाम कॉपी लिखना शुरू करते हैं, हम अपने से जितना आता है उतना कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कॉपी को रिव्यू करते हैं, हम देखते हैं कि क्या हमसे कुछ मिस तो नहीं हो गया है, क्या हमसे कुछ एडिशन तो नहीं हुआ है, कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ हम चेंजेस कर सकते हैं, कोई ऐसा डायग्राम तो नहीं है जिसमें मैंने कोई सर्किट की लाइन गलत बना दी है या कोई इधर लेबलिंग गलत कर दिया। तो वो सब चीज़ें हम रिव्यू करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, ताकि जब हमारे मार्क्स आएँ तो वो परफेक्ट हो, राइट, जितना हमने लिखा है उतने ही आएँ। तो इसलिए रिव्यूइंग भी टॉकिंग अबाउट द सिमिलर एस्पेक्ट्स, रिव्यूइंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ हमारा प्रोजेक्ट, ताकि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाए एंड उसको फ्यूचर में कोई भी दिक्कतें ना आए। टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, बिजनेस, टीम बिल्डिंग, या फिर हम बात करें चार्टर्स में या फिर रिसोर्सेस में, या फिर जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है स्टेक होल्डर्स के एनालिसिस में, हमें कोई भी दिक्कतें ना आए।
आई होप आपको ये वाला जो यूनिट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अभी इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया अपना सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट इनिशिएशन। एंड विद नेक्स्ट लेक्चर वील स्टार्ट विद प्रोजेक्ट चार्टर्स। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है धीरे धीरे ये कोर्स। एंड जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर से मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, कॉलेज के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, या अपने कंपनी के जितने भी छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, या स्कूल में पार्टिसिपेट करेंगे, अपने इवेंट्स में कंडक्ट कराएंगे उन्हें, छोटे छोटे इवेंट्स ही, फैमिली फंक्शंस वगैरह भी, उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, एंड उतने अच्छे आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन पाएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू एवरीवन, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।